नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दिनेश बिश्नोई, सहायक आचार्य हिंदी। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अध्ययन करेंगे। साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया, साहित्य के काल विभाजन में कितने प्रकार माने गए हैं, प्रवृत्ति के आधार पर कौन कौन से काल विभाजन हुए हैं, व्यक्ति विशेष के नाम पर कौन कौन से काल विभाजन हुए हैं, जो बिना विशेषता युक्त काल विभाजन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एवं काल विभाजन में इतिहासकारों के विशेषताएं एवं दोष या कमियां कौन कौन सी रही, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं साहित्य का काल विभाजन। साहित्य का काल विभाजन में प्राय 4 पद्धतियों का सहारा लिया गया है। उससे पहले काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण ये साहित्य इतिहास के लिए एक गंभीर समस्या रहा है। गंभीर समस्या इस प्रकार से रहा है कि काल विभाजन, कुछ विद्वान हैं वो काल का प्रारंभ बहुत पहले से मानते हैं, कुछ बहुत बाद से मानते हैं, इसीलिए एक मत नहीं है। नामकरण, कुछ ने नामकरण अलग दिया, किसी ने अपने हिसाब से अलग नामकरण देने का कार्य किया। तो एक ही काल के अधिक नाम होने की वजह से यह एक समस्या बना हुआ है। साहित्य के इतिहास में हमने पूर्व में बात की, काल विभाजन में प्राय 4 पद्धतियों का सहारा लिया गया है। ये 4 पद्धति है। पहली पद्धति है 3 युग के रूप में साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसको अपनाने वाले धीरेन्द्र वर्मा एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, जिन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में साहित्य को काल विभाजन किया। गणपति चंद्र गुप्त एवं धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने साहित्य का काल विभाजन 3 कालों में किया है, न कि 4। दूसरा है 4 युग। 4 युग में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अधिकांश इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन की पद्धति को 4 युगों के रूप में माना है। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें या बात हम राम कुमार वर्मा की करें, जिन्होंने 5 में बांटा है, परंतु मुख्य रूप से 4 युगों को महत्व दिया है। तीसरा है साहित्य की विधाओं के अनुसार काल विभाजन। अब साहित्य की विधाएं, साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। रीतिकाल तक का काव्य अधिकांश रूप से पद्य के अंदर लिखा गया। आधुनिक काल का जो काव्य है वो गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। तो ये साहित्य की विधा के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि काल विभाजन कैसे किया जाता है, तो वह है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, दोनों रूप में काल विभाजन होता है। चौथी है पद्धति, वो है शुद्ध काल क्रम के अनुसार काल विभाजन। अब काल क्रम का शुद्धता के आधार पर विभाजन, उसके भी अलग अलग प्रकार किए गए हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, जो इतिहास में वर्णित कालक्रम है उनके अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल इत्यादि का विभाजन किया गया है। दूसरा है शासक और उनके शासन काल के अनुसार, तो कोई शासक हैं वर्चस्ववादी, उनके नाम एवं काल के आधार पर काल विभाजन, जैसे एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल इत्यादि। तीसरा है साहित्यिक प्रवृत्ति। काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन, जैसे रीतिकाल है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, ये हैं जो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, मतलब साहित्य के अंदर जो प्रवृत्ति चल रही थी उस प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया।
ये साहित्य के विभाजन में, काल विभाजन में 4 पद्धतियां हैं, 3 युग, 4 युग, और शुद्ध काल क्रम और साहित्य की विधाओं के आधार पर। 3 युग में हमने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की, 4 में आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल, साहित्य की विधाओं के अनुसार गद्य और पद्य, फिर शुद्ध काल क्रम के आधार, ऐतिहासिकता के आधार पर, शासक एवं शासन काल के अनुसार और साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार। ये काल विभाजन। काल विभाजन में साहित्य के इतिहास में युग चेतना एवं साहित्य चेतना का योग रहता है। जो साहित्य का इतिहास है उसमें युग चेतना और जो साहित्य की चेतना है उसका योग रहता है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना सही रहता है। भाई काल का विभाजन किया जाए तो साहित्यिक प्रवृत्ति शामिल होनी चाहिए, रीति आदर्शों की समानता होनी चाहिए। इस पर अगर काल विभाजन किया जाए तो वह सही रहता है। युगों का नामकरण जहां तक हो सके मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहां ऐसा न हो वहां राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार बने और कभी कभी निर्विशेष कालवाचक नाम भी स्वीकार किए जा सके हैं। साहित्य का काल विभाजन है उसमें मूल साहित्य की चेतना होनी चाहिए। मूल साहित्य चेतना अगर नहीं हो तो वहाँ सांस्कृतिक प्रवृत्ति, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। और कभी कभार जैसे ऐसा काल विशेष का नाम होता है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जैसे हिंदी साहित्य का प्रारंभिक नाम आदिकाल। आदिकाल नाम से कोई विशेषता नहीं मिल रही, परंतु साहित्य के प्रारंभ के लिए यह नाम सबसे उपयुक्त रहा है। तो ऐसे साहित्य का काल विभाजन किया जाता है। अब बात करते हैं साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर 11 काल खंडों के अंदर साहित्य का विभाजन, साहित्य के काल का विभाजन किया और 12 अध्याय है, अध्याय 12 है, परंतु 12वें अध्याय के अंदर उन्होंने विविध नाम से किया है जो कालखंड के रूप में नहीं आता है। प्रथम कालखंड जिन्होंने चारण कालखंड माना, जिसका समय 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक दिया। 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक का जो समय है वो चारण काल के रूप में जाना गया। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी। चारण काल से प्रारंभ करते हैं, चारण काल को 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण देते हैं। फिर मलिक मोहम्मद जायसी जो भक्ति काल की प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनके आधार पर उन्होंने काल विभाजन। फिर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक है। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल 1580 से ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। फिर तुलसीदास के परवर्ती कवि, फिर 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 12वां जो अध्याय है वो अन्य कवि या विविध नाम से। तो इन्होंने 11 कालखंडों में, इन 11 कालखंडों में इन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी नाम दिया, शासक और शासन के अनुसार भी नाम दिया। जैसे रीतिकाल है तो ये प्रवृत्ति आधारित है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये हैं जो किसी शासक और शासन काल के आधार पर नामकरण है। व्यक्तित्व विशेष तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, उनके आधार पर भी काल विभाजन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। ग्रियर्सन ने 12वें अध्याय में काल विभाजन और नामकरण की विस्तृत चर्चा की है। भाई प्रश्न पूछा जाए कि काल विभाजन और नामकरण की ग्रियर्सन ने कौन से अध्याय के अंदर विस्तार से चर्चा की है, तो वो है 12वां अध्याय। इन्होंने 11 कालखंड और 12 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का विशेष सूचक बन गया। 12वां
जो अध्याय हैं वो कालखंड में न रहकर केवल अध्याय जिसमें काल विभाजन और उनके नामकरण की विस्तार से चर्चा की है। भक्ति आंदोलन को संबोधित करते हुए ग्रियर्सन कहते हैं कि जिस धार्मिक आंदोलन की बात हम कर रहे हैं वह उन सभी आंदोलन से विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा। ग्रियर्सन भक्ति काल के बारे में कहते हैं कि भाई हम जिन धार्मिक आंदोलनों की बात करते हैं उन सब आंदोलन से विशाल हैं जिसे भारतवर्ष ने देखा है वो भक्ति काल है। और भक्ति काल को इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी। पुनर्जागरण आधुनिक काल को कहा गया, परंतु ग्रियर्सन ने धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा है वो भक्ति काल को दी है। भक्ति काल का कि भाई ये धार्मिक पुनर्जागरण का काल है और कहते हैं भक्ति काल है वो स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य के अंदर अगर कोई स्वर्ण युग है तो वो भक्ति काल है। और कहते हैं कि भक्ति काल विद्युत की कौंद या बिजली की चमक के समान या भांति त्वरित हुआ है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। वो जिस प्रकार बिजली की चमक या कौंद किस प्रकार उदित होती है उसी प्रकार साहित्य के अंदर भक्ति काल है वो त्वरित हुआ है। रीतिकाल को रीतिकाल नाम सर्वप्रथम देने का काम ग्रियर्सन ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो ग्रियर्सन से रीति शब्द हैं वो उधार लेते हैं और रीतिकाल का परिवर्तन करते हैं। फिर दूसरा काल विभाजन है वो है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों के अंदर हैं, प्रथम 3 भाग 1913 और चतुर्थ भाग 1934 में साहित्य का काल विभाजन 8 भागों में किया गया है। मूल रूप से 5 भाग हैं और विस्तृत रूप से 8 भागों में। 5 भागों में आरंभिक काल, माध्यमिक, अलंकृत काल और परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल। फिर आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत इन तीनों के उप विभाजन किए गए हैं। आरंभिक काल के 2 उप विभाजन है। पूर्व आरंभिक काल जिसका समय संवत 700 से लेकर 1343 विक्रमी। उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से लेकर 1444। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल का समय क्या माना है, तो 700 विक्रमी से लेकर 1444 विक्रम तक आरंभिक काल का समय है। 700 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560। उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680। 1445 से 1680 विक्रमी संवत का जो काल है वो माध्यमिक काल है। आरंभिक काल 700 से लेकर 1444, माध्यमिक काल 1445 से 1680। फिर है अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889। 1681 से 1889। अलंकृत काल। चौथा है वो परिवर्तन काल जो संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक माना जाता है। और 5वां जो भाग है उनका है वर्तमान काल, संवत 1926 विक्रम से माना गया है। मिश्र बंधुओं ने काल का विभाजन मुख्य रूप से 5 और विस्तृत रूप से 8 भागों के अंदर किया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इनके द्वारा दिए गए परिवर्तन काल एवं अलंकृत काल वैज्ञानिक एवं संगत नहीं है। जो इन्होंने परिवर्तन काल और अलंकृत काल दिया, जैसे अलंकृत काल के रूप में अगर उनके तत्वों की बात करें तो रीति तत्व मिलते हैं। तो रीति तत्व में केवल ही अलंकरण ही नहीं था, रीति के और तत्व भी शामिल थे। परिवर्तन काल यह भी परिवर्तन को उचित आलोचकों ने नहीं माना है। फिर है मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म किया। उन्होंने एक ही कालखंड को अलग अलग 2 पद्धतियों के अंदर उपभागों के अंदर बांटने का कार्य किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो दोहरा नामकरण देने का कार्य किया था। भाई प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भाई साहित्य के काल विभाजन में दोहरा नामकरण किसने अपनाया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक ही काल को
अलग अलग उपभागों में बांटने का काम मिस्र बंधुओं ने किया है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखते हुए हिंदी भाषा विकास परंपरा को अवश्य ध्यान में रखा, क्योंकि इन्होंने अध्यायों के उपविभाजन के अंतर्गत ऐसे नाम दिए जैसे चंद पूर्व हिंदी, चंदोत्तर हिंदी। मतलब मिस्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें हिंदी भाषा की जो विकास परंपरा है उसको ध्यान में, जैसे हिंदी भाषा की विकास परंपरा के अंदर जैसे जैसे उपभागों के अंदर वो नाम देते गए वैसे वैसे परंपरा का विकास होता गया। उसके बाद बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। प्रथम व्यवस्थित प्रयास किया काल विभाजन का, व्यवस्थित काल विभाजन है जो आज भी अक्षुण्ण है। इन्होंने 4 भागों के अंदर काल विभाजन किया। आदिकाल, उनका आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसका समय संवत 1050 से लेकर 1375 तक विक्रमी। दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसका दूसरा नाम भक्ति काल, संवत 1376 से 1700 विक्रमी। तीसरा काल उत्तर मध्य काल, जिसका नाम दूसरा नाम रीति काल, संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम। चतुर्थ काल है वो आधुनिक काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं, संवत 1900 से लेकर संवत 1980 विक्रमी तक। इन्होंने गद्य के 2 अलग भाग किए, काव्यखंड और गद्य खंड। गद्य खंड के इन्होंने 5 प्रकरण किए, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, प्रथमोत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ये गद्य के 5 भाग किए। गद्य का आविर्भाव, उसके बाद गद्य का प्रवर्तन, फिर 25 के आधार पर प्रथमोत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में विभाजित किया। उसी प्रकार काव्य खंड का विभाजन, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। फिर नई काव्य धारा को प्रथमोत्थान संवत 1925 से लेकर 1950 विक्रम तक, जिसे भारतेंदु युग दूसरा नाम दिया। प्रथम उत्थान का उन्होंने नाम भारतेंदु युग दिया और द्वितीय उत्थान संवत 1950 से लेकर संवत 1975 विक्रम तक, जिसे द्विविध युग नाम दिया। नई काव्यधारा का तीसरा खंड है वो उन्होंने तृतीय उत्थान से किया, जो संवत 1975 से 1980 विक्रम तक। और इस तृतीय उत्थान की प्रभावता के कारण इसे आचार्य शुक्ल हैं वो छायावाद नाम नहीं दे पाए। तृतीय उत्थान की मूल प्रवृत्ति हैं वो छायावाद हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको छायावाद नाम नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्यखंड की तृतीय उत्थान को उसके प्रभावमयता के कारण नाम नहीं दे पाए। जो उसका प्रभाव चल रहा था उसके कारण उसे नाम नहीं दे पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना है वो है गद्य साहित्य का आविर्भाव। आधुनिक काल के अंदर अगर सबसे कोई प्रधान घटना के रूप में उभर कर सामने आई तो वह है गद्य साहित्य का आविर्भाव होना। साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार पर रखकर कालखंडों का वर्गीकरण किया। साहित्य की प्रवृत्ति का भक्ति काल है तो उसमें भक्ति की प्रवृत्ति थी, रीति काल है तो रीति की प्रवृत्ति थी, आधुनिक काल है तो आधुनिक काल के अंदर जिस प्रकार गद्य की प्रवृत्ति और पद्य की जो प्रवृत्ति थी उसके आधार पर लिखने का कार्य, कालखंड वर्गीकरण का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का सीमांकन 25 के आधार पर किया है। प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान और तृतीयोत्थान वो 25 के आधार पर है। प्रथमोत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत, द्वितीयोत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत के आधार पर किया। फिर है आधुनिक काल 3 चरणों में विभाजित है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अब शुक्ल जी के विभाजन की कुछ सीमाएं हैं। अधिकांश रचनाओं का वीर गाथात्मक रूप में नहीं मिला। जो इन्होंने आदिकाल का काल विभाजन किया वीर गाथा काल के रूप में संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, उन्हें उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। और वीर गाथा काल में से अधिकांश रचनाएं हैं वीर गाथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं कहते हैं विसल देव रासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहलियां, ये तीनों श्रृंगारिक रचनाएं हैं। जबकि जिन 12 रचनाओं के आधार पर वो वीर गाथा काल नाम देते हैं उसमें जो तीनों श्रृंगारिक रचनाएं कही हैं वो भी शामिल हैं।
इसीलिए उनका वीरगाथा काल नाम है वो असंगत प्रतीत होता है। फिर कुछ रचनाएं हैं जो आदि काल की न होकर परवर्ती काल की होनी बताई जाती हैं, जैसे खुमान रासो है जिसके अंदर 16वीं शताब्दी तक के वर्णन मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में न सन मिलते हैं, न स्वत मिलते हैं, न तिथियां मिलती हैं, इसीलिए इन्हें परवर्ती काल की रचना घोषित की जाती हैं या परवर्ती काल की रचनाएं बताई जाती हैं। जो उनके काव्य के अंदर जो वीरगाथा काल नाम दिया गया उसको असंगत सिद्ध करता है। फिर है आधुनिक काल को तृतीय उत्थान के नाम नहीं दे पाते हैं। आधुनिक काल की काव्य धारा के नई काव्य धारा के तृतीय खंड तृतीय उत्थान को वो उसकी प्रभावमयता के कारण नाम नहीं दे पाते हैं। अगला है अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी या प्राकृत भाषा में समेटना। अपभ्रंश जो भाषा है जिससे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है उसको वो पुरानी हिंदी या प्राकृत आभास हिंदी के अंदर समेटकर जो सिद्ध साहित्य, नाहत साहित्य, जैन साहित्य हैं उसे साहित्य की पूर्व पीठिका में रखते हैं, न कि साहित्य के प्रारंभिक काल में रखते हैं। और भक्ति काल की इन्होंने मात्र 4 परंपराओं का उल्लेख किया, जबकि भक्ति काल के अंदर 4 से भी ज्यादा परंपराएं हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर करना, उससे पूर्व पीठिका के रूप में रखना। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। यह 5 भागों में विभाजित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 भागों में किया है। प्रथम संधि काल संवत 700 से लेकर 1050 विक्रमी। दूसरा चारण काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। शेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाते हुए उनसे पूर्व संधि और चारण काल, संधि काल को पहले देते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल कहते हैं। फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तीनों उनको आधार बनाकर रचना किया, इस काल विभाजन किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में अनुकरण की प्रवृत्ति मिलती है और इनकी एक विशेष महत्व वो ये है कि इन्होंने भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा को संत काव्य और प्रेम काव्य के रूप में बताया। कहा कि वे जो ज्ञानाश्रय शाखा हैं वो संत काव्य हैं, प्रेमाश्रय शाखा है वो प्रेम काव्य के रूप में विभाजित करने का कार्य किया। फिर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का अतीत में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 4 कालखंडों के अंदर काल विभाजन किया। आदि काल जिसे वीर काल का संवत 1000 से लेकर 1400 विक्रम। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल का संवत 1400 से लेकर 1700 विक्रम। फिर है तीसरा उत्तर मध्य काल जिसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल का संवत 1700 से 1900 विक्रम। आधुनिक काल उसे गद्य काल की संज्ञा दी, संवत 1900 से लेकर अद्यतन। आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले 2 विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदि काल को इन्होंने वीर काल नाम दिया, जबकि वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और रीति काल को इन्होंने श्रृंगारिक प्रवृत्ति को देखते हुए श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा। श्रृंगार काल के अंतर्गत उन्होंने 3 भाग किए, रीतिबद्ध, रीतिसद्ध और रीति मुक्त। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के रीति काल का रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त का विभाजन किसने किया? तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। अगला काल विभाजन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, जो 4 भागों के अंदर है। आदि काल संवत सन 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति साहित्य, भक्ति काल को वो काल विभाजन में नाम देते हैं भक्ति साहित्य, सन 1400 से 1650 ईस्वी। तीसरा है रीति काल जिसे वो प्रेम मार्गी काल नाम देते हैं, सन 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से। आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं वो आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से
मानते हैं। रीति काल को प्रेम मार्गी काल का और भक्ति काल को वो भक्ति साहित्य के नाम से संबोधित करते हैं। और आदिकाल जो नाम साहित्य के प्रारंभिक काल को दिया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया वो है आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अद्यतन। आधुनिक काल का विभाजन वो उप विभाजन करते हैं, अलग वर्गीकरण करते हैं। आधुनिक काल के उप विभाजन में पहला काल का नाम देते हैं वो पुनर्जागरण काल है, जिसका दूसरा नाम भारतेंदु काल देते हैं। और भारतेंदु काल का समय है वो 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल का प्रारंभ है वो 1850 से मानते हैं। और 1850 से मानने का इनका कारण है कि 1850 के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। और डॉक्टर नगेंद्र हैं वो आधुनिक काल पुनर्जागरण भारतेंदु युग का प्रारंभ है वो 1857 से मानते हैं। 1857 के अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ को आधार लेकर मानते हैं। दूसरे काल का विभाजन किया वो है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया। सन 1900 से लेकर 1918 तक का जो काल है वो द्विवेदी युग के रूप में माना गया और दूसरा नाम जागरण सुधार काल। अब प्रश्न पूछा जा सकता है पुनर्जागरण और जागरण काल दोनों नाम किसने दिए, आधुनिक काल का उप विभाजन किसने किया, तो वो उप विभाजन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। छायावाद सन 1918 से लेकर 1938 तक का काल छायावाद के काल को उन्होंने विभाजन किया है वो छायावादोत्तर का उप विभाजन किया प्रगति और प्रयोग जो 1938 से लेकर 1953 तक का काल है। और अगला है नवलेखन काल जो 1953 से, जिसके अंदर नई कविता साठोत्तरी कविताओं को शामिल किया गया है। ये है काल विभाजन डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया। अगला काल विभाजन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने दो बड़े कालखंडों, वैसे अपन ने पूर्व में बात की कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 3 युग के आधार पर किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, परंतु इन्होंने 2 बड़े कालखंडों के अंदर विभक्त किया। एक को माना सन 1857 से पूर्व और एक 1857 के बाद। 1857 से पूर्व इन्होंने इसे प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया। प्रारंभिक काल के अंदर इन्होंने 2 काव्य परंपराओं का प्रवर्तन किया कि भाई प्रारंभिक काल के अंदर 2 काव्य परंपराएं थी जो प्रचलित थी, वो थी धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। 1857 से पूर्व का समय मतलब आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल तीनों उसमें समाहित हो जाते हैं। तो तीनों में एक को धार्मिक रास काव्य परंपरा के रूप में लिया, दूसरे को संत काव्य और इनको फिर 3 केंद्रों में विभाजित किया, धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोक आश्रित काव्य। जो धर्म को आधार में लिखकर साहित्य रचना कर रहे थे उन्हें धर्माश्रित काव्य कहा गया। जो राज्य या राजा के पास रहकर, राजा के दरबार में रहकर काव्य साहित्य की रचना करते थे उन्हें राज्य आश्रित कहा गया। और लोक में स्वतंत्र रूप से जो अपने रचना कर्म कर रहे थे उन्हें लोकाश्रित काव्य में विभाजित किया। 1857 से पूर्व उन्होंने प्रारंभिक काल और उन्मेष काल नाम दिया। उसके अंदर उन्होंने 2 परंपराओं का प्रवर्तन, धार्मिक रास और संत काव्य। फिर 1857 का पूर्व को उन्होंने 3 केंद्रों में विभाजित किया, धार्मिक, राज्याश्रित और लोकाश्रित। फिर अगला दूसरा काल विभाजन है वो 1857 के बाद का समय। आधुनिक काल को उन्होंने 1857 के बाद के काल में वर्णित किया। अब है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने काल विभाजन किया। बच्चन सिंह ने प्रथम काल का नाम अपभ्रंश काल दिया जो सन 700-800 से लेकर 1400 ईस्वी तक माना गया। दूसरे काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया जो 1400 से लेकर 1650
तक माना गया। तीसरा रीतिकाल 1650 से 1857, और उन्होंने रीतिकाल को 3 खंडों में विभाजित करने का कार्य किया, बद्ध रीति, मुक्त रीति और रीतितर। बद्ध रीति, मुक्त रीति और रीतितर ये रीतिकाल का विभाजन है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया, परंतु रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का काल विभाजन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। आधुनिक काल सन 1857 से मानते हैं और बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को नव जागरण काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र हैं वो आधुनिक काल का उप विभाजन भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कहते हैं, परंतु डॉक्टर बच्चन सिंह है वो आधुनिक काल को नव जागरण काल नाम से संबोधित किया। जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण कहा। इन महत्वपूर्ण बातों को विशेष ध्यान रखें। आधुनिक काल का उन्होंने जो उप विभाजन किया है उसमें प्रथम नाम है नव जागरण। इसमें इन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को शामिल कर लिया, नव जागरण। फिर दूसरा देते हैं वो है स्वच्छंदतावाद, जिसमें छायावाद सम्मिलित किया, या दूसरा नाम उन्होंने छायावाद दिया। तीसरा उत्तर स्वच्छंदतावाद, इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता को शामिल करने का कार्य किया। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा विभाजित काल विभाजन। इस प्रकार से हमने साहित्य का काल विभाजन, जिसमें साहित्य की प्रवृत्ति के अनुसार, 3 युगों के अनुसार, 4 युगों के अनुसार या ऐतिहासिक क्रम के अनुसार जो काल विभाजन है, जॉर्ज गिरियर्सन का काल विभाजन पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, मिश्र बंधुओं का पढ़ा, राम कुमार वर्मा का पढ़ा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास उसका काल विभाजन, डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन का अध्ययन किया। ये काल विभाजन कुछ प्रवृत्ति विशेष के नाम पर हैं, कुछ व्यक्ति विशेष के नाम पर भी दिए गए हैं। तो ये काल विभाजन जो साहित्य के इतिहास का है। नमस्कार, धन्यवाद।